तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2007 में आया सवाल। क्या कह रहा है कि चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए पे आपका प्लस क्यू है, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू लिख दिया है आपके इस पे, और यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे है माइनस क्यू। ओके, फिर कह रहा है कि ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर ए डिस्टेंस 2l, इनके बीच का जो गैप है 2l है, तो यानी एल ये हुआ, एल ये हो गया, ठीक है, और ये भी एल ही होगा क्योंकि रेडियस जैसा आर्क में घुमाया है। और कह रहे हैं एक चार्ज को मूव कर रहे हैं, ए कहाँ से, सी से मूव करा दिया है डी तक। ठीक है, यहाँ से एक चार्ज उठाया बीच में से क्यू और इसको मूव करा दिया कहाँ पे, डी तक। तो कह रहे हैं कि वर्क डन बताओ इस प्रोसेस में, जब चार्ज को प्लस क्यू को सी आर डी आर्क में लेके गए तो कितना वर्क डन हुआ ये बताना है। ठीक है, चलो बहुत है, अब हम पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं एट सी पे, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सी तो कितना आ जाएगा, देखो पहला है के क्यू डिवाइडेड बाय एल, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय एल, यानी कि ये आ गया 0। ठीक है, 0 आ गया भाई। फिर नेक्स्ट, अब इसमें जो अगला पॉइंट बताया है उसको भी देख लेते हैं क्या है। इसमें बोला है कि अब वो पहुंच गया है डी पे, तो डी पे निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट डी पे, तो यानी बी से और डी के बीच का गैप कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस एल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्लस का है और यहाँ से डिस्टेंस 3l आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 3l हो जाएगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाय 3l ये आ गया। इसको भी सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस वाला बड़ा टर्म है, तो अगर हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो -2 के क्यू डिवाइडेड बाय 3l आ जाएगा। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चार्ज को जिसको डिस्प्लेस करना है, चार्ज जो भी डिस्प्लेस होगा इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो चार्ज अपना क्यू है और चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा, पहले तो 0 था, फाइनली ये है, तो आंसर में आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के क्यू डिवाइडेड बाय 3l। अब हम वर्क डन के बारे में पूरा सॉल्व करते हैं, तो माइनस के की वैल्यू भी ओपन करनी पड़ेगी, चलो ठीक है, नीचे डाल दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 भी डाल दिया है और नीचे 3l है। देखो यहाँ से ये 2 से 4 उड़ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अपना आता है ये माइनस क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 6 और पाई एप्सिलॉन नॉट और एल, माइनस क्यू और नीचे 6 आना चाहिए, तो आंसर जो दिख रहा है मुझे सी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2005 में आया है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का गैप 30 सेंटीमीटर में है। एज सोन इन द फिगर ए थर्ड चार्ज Q3 यहाँ पे सी पे पॉइंट पे दिया है और ये मूव कर रहा है एक सर्कल में आर्क में जिसका ना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहाँ से कहाँ, सी से डी, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। आर्क बोला है तो यानी ये भी डिस्टेंस 40 ही होगा, रेडियस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला हिंट मिल गया। अब ये क्या कह रहा है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है कितना होगा, ये टर्म्स की मल्टीप्लाई में आगे कौन सा एक नंबर और आएगा, एक्स ले लेते हैं, उसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, तो यानी वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, तो यानी कि वर्क डन का फार्मूला होता है क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो आप ऐसा करो, पोटेंशियल एट सी पे निकालो ड्यू टू ए और बी चार्ज की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी चार्ज। तो ए वाला पहला कितना डिस्टेंस है, के Q1 चार्ज है और डिस्टेंस अपना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर डाल दिया। मीटर में लेंगे तो नीचे उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 काट के ऐसे लिख दिया। प्लस का साइन, के Q2 की वजह से कितना आ जाएगा। अब देखो Q2 की वजह से हमने निकालना है इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस से कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 50, ट्रिपलेट बन रहा है ना 3 4 5 का, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस डाल दिया 50 और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर चला गया। ठीक है, अब एक 0 यहाँ से उड़ गया, यहाँ से एक 0 मैंने उड़ा दिया, ये हमने कुछ इस तरह से कर दिया। इसको और भी काट सकते हो, ये 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब हम अगली लाइन में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। VC इज इक्वल टू के, कॉमन आ जाएगा, के भी हाँ के कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, अंदर आया अपना, यहाँ से 2 से कट जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो ऊपर आया 5 Q1 डिवाइडेड बाय 2 और इधर आया है इस साइड Q2 आएगा पहली बात तो, और एक आ गया है 2। ठीक है ना, एक ये आ गया, तो पोटेंशियल अपना ये बन गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो तो 4 आ जाता है, तो के बाहर है तो अंदर आ जाएगा, इधर देखो 4 लग जाएगा, तो 5 Q1 प्लस 4 Q2, देखो ऐड नहीं करना गलती से Q1 Q2 क्योंकि दोनों डिफरेंट है, नीचे 2 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है,
ये अपने पास आ गया पहला पोटेंशियल VC पे। अब हम निकालेंगे जब ये मूव करके आ जाता है D पे, तो D वाले पे पोटेंशियल कितना आएगा ये भी देख लेते हैं चेक करके। पोटेंशियल एट D, तो देखते हैं कितना आएगा भाई। Q1 की वजह से डिस्टेंस हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 40 सेंटीमीटर। तो भाई वहाँ पे लिख दिया Q1 डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो ये B पे जब पॉइंट पे यहाँ पे जो चार्ज है, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का है 30, पूरा है 40, तो ये आ जाएगा बीच में 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया इसकी वजह से Q2 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में लेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब VD का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा अपना, वो बन जाएगा K तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से देखो 0 से ये उड़ा दिया, और 2 से ये कट गया, और ये 5 आ गया, इधर भी 0 से 0 उड़ा दिया, ऊपर 10 बच गया। तो अपना जो LCM वगैरह लेके यहाँ पे आया Q1, और यहाँ पे ये 5, नीचे आ गया था 2 प्लस Q2, और आगे आ गया था 10, ये बन गया। अब इसको आप LCM वगैरह लोगे तो ये क्या बन जाएगा, K 5 Q1, यहाँ से 20 Q2, नीचे बन जाता है 2, ये आ जाएगा। ठीक है, VD आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू जो चार्ज मूव कर रहा है Q इंटू यहाँ पे चार्ज जो मूव कर रहे हैं उसका नाम दिया Q3 लिख देना, यहाँ पे छोटा ही डाल दो, पूरा जो जैसा दिया है। ठीक है, Q3 इंटू चेंज इन पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल अपना VD है, इनिशियल पोटेंशियल अपना VC है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो VC की वैल्यू जो है आगे मैं पहले VD के डालूंगा क्योंकि फाइनल वो है। तो 5 Q1 प्लस 20 Q2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का साइन K, और उसमें भी है देखो ब्रैकेट में 5 Q1 प्लस 4 Q2, और नीचे भी 2। तो एलसीएम देखो दोनों का एक जैसा ही है, 2 आ जाएगा। अब देखो अब इसमें से काटना है, यहाँ से ये माइनस आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस के साथ उड़ जाएगा, Q1 वाला पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो 20 Q2 है, और यहाँ पे 4 Q2 है। ठीक है ना, 4 Q2 है, तो अब 20 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 Q2। तो यानी कि आंसर आया अपना Q3 इंटू K 16, साथ में आ जाएगा 16 Q2। ठीक है, ये आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इससे काटो तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अपना आंसर आया 8 Q3 K, और साथ में आएगा Q2। अब उसमें क्वेश्चन में देखो, अगर आंसर में यहाँ पे आप ढूंढना चाहते हो तो देखो ये तो K की वैल्यू है इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये K मल्टीप्लाई है, तो इस K की वैल्यू कितनी होगी। Q3 तो इन्होंने पहले से दे दिया, तो K की वैल्यू अपना जो एक्स्ट्रा आया है वहाँ 8 आया है, और एक आया है अपना कौन सा चार्ज देख लो, चार्ज आया है Q2, तो यानी Q2 आएगा। तो आंसर कौन सा जा रहा है, ये आंसर है C इज़ करेक्ट आंसर। इसका एक शॉर्टकट सीखते हैं, देखो एक शॉर्टकट फटाफट एक शॉर्टकट सीखते हैं। देखो यार एक चीज़ है शॉर्ट ट्रिक्स में, क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इस क्वेश्चन में फटाफट देख लो कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखो, इस Q1 का 40 है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में भी 40 है, तो इस Q1 की वजह से पोटेंशियल दोनों में कट जाएगा, हटा ही दो। अब आपने क्या करना है, इस जो यहाँ पे चार्ज है इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जो यहाँ पे चार्ज है कलर अलग यूज़ कर लेते हैं, ये पिंक वाला। ठीक है, देखो मैंने कहा ये Q1 का डिस्टेंस इस पॉइंट तक और Q यहाँ D तक इसका सेम है 40, तो ये उड़ा दो, इसको हटा ही दो। तो अब पोटेंशियल सिर्फ एक की वजह से लिख लो, यहाँ पे इसमें आया था 50 का गैप, तो सीधा यहाँ पे लिखा मैंने, तो वर्क डन इज इक्वल टू जो चार्ज मूव कर रहा है वो है Q3, चेंज इन पोटेंशियल में फाइनल अपना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का गैप है, नीचे 10 से डिवाइड कर देना, और कैसे लिखेंगे Q2, क्योंकि Q2 ही तो है, बाकी तो Q1 तो उड़ गया। Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनके बीच में 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, माइनस का साइन, और यहाँ से देखो 50 आ जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वाला कट के 2 आ गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से देखो एक 0 उड़ा दिया और 10 ऊपर चला गया, तो देखो आंसर आ गया Q3। अब ये आ गया 10 Q2 और माइनस 2K Q2, तो अब इन दोनों से माइनस किया, 10 माइनस 2 8 आ गया, सीधा आंसर आ गया Q3 और 8K Q2। देखो 8 और Q2 आया आपका आंसर, देखो 1 सेकंड में निपट गया आंसर। तो 2012 में एक क्वेश्चन आया है, इसके बारे में सुनते हैं क्या है, बहुत बढ़िया। ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P है, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिया हुआ है। द डाइपोल एक्वायर ए पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स ऑन एंगल थीटा डिग्री, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है, अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल 0 होगा जब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। टॉर्क कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताना है।
तो क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा ही करते हैं। टॉर्क का फार्मूला पहले हमें याद होना चाहिए, पी ई साइन थीटा होता है। ये किसके हिसाब से देखा गया है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा होना चाहिए, तो ये फार्मूला आपका आता है। तो इसके मुताबिक तो एक आंसर आपका यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बाकी तो यहाँ पे भी है, 3 में है, बाकी एक रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अपना आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है उसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है इसमें, डाइपोल मोमेंट, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना आ जाएगा। अब इसको आगे थीटा मूव कराया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सीधा याद रख सकते हो, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग कौन सा चला जाता है, आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2006 में आया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है पी है इज़ लेइंग अलॉन्ग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे पढ़ा आपने और थोड़ा सा डायग्राम बना लिया। थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल नहीं है, अभी आपको डाइपोल को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बनाना है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से, और उन्होंने कहा अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल 90 डिग्री, तो कितना वर्क डन लगेगा ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला अपना जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेस ख़राब हो गई है, लिख लो यहाँ पे वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से एक फार्मूला में पी ई कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। अब देखो ऊपर जब इसने नई वाली डायग्राम हम बनाए तो इसने कहा 90 डिग्री पे इसको मूव करा दिया। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये वाला अपना आ गया थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 कितना आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि कुछ नहीं है नीचे तो एंगल कितना ले लेंगे 0 डिग्री। तो अब इस फॉर्मूले में डाल दो, माइनस पी ई कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं -1, क्योंकि माइनस तो फार्मूले में था यहाँ पे, तो माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी पी इज़ करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में आया, इसको देख लेते हैं। ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके चार्ज की वैल्यू इन्होंने दी है क्यू और माइनस क्यू, इस तरह से होगा मैग्नीट्यूड। डाइपोल मोमेंट उसका पी है। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही बना देते हैं, थोड़ा सा कलर यूज़ कर लेते हैं अलग, रेड कलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ओके, इफ़ इट्स डाइपोल मोमेंट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इसी के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताना है, फोर्स बताना कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी। देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की साइड लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, और माइनस में अपोजिट लगता है। अब आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म है और चार्ज भी एक जैसे हैं, तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स तो 0 आ जाएगा। अगला, अब इस पर पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी का लिए वही फार्मूला, U इज टू पी ई कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। देखो थीटा 1 जो डालेंगे ऊपर से लेंगे वो 90 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे 90 और ये वाला आ जाएगा अपना 0 डिग्री, तो थीटा 2 आ गया 0 डिग्री। अब इस थीटा 2 की 0 यानी 0 डालोगे तो -1 आ जाएगा, तो माइनस पी ई आ जाएगा। नेगेटिव है तो पेंडुलम जैसा समझ लिया करो कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन बनाई और ये पेंडुलम और ये पेंडुलम और ये नीचे, तो ये वाला माइनस का आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ये प्लस का आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है माइनस में आया तो क्या है, सबसे लीस्ट है, कम है, तो यानी मिनिमम, तो 0 और मिनिमम वाला आंसर देख लो, तो सी इज़ करेक्ट आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो 1995 में आया है। देयर इज़ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्स डायरेक्शन में दिया है। इफ़ द वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज 0.2 कूलम का थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब कह रहे हैं कि 0.2 कूलम का चार्ज है, हाँ ये एक चार्ज ले लिया, ये 0.2 कूलम का है, 2 मीटर मूव करता है अलॉन्ग द एंगल, हाँ एंगल बना रहा है 60, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है। ठीक है ना, इस तरफ सीधा नहीं मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो वर्क डन आता है इस केस में, वर्क डन इन्होंने दिया क्वेश्चन में 4 जूल, तो इसमें फार्मूला सिंपल सा है, वर्क डन होता है अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कोई दिया होता है तो कॉस थीटा लगा देते हैं। ठीक है ना, तो फोर्स क्या होता है यहाँ पे, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2,
और चार्ज दिया हुआ है अपने पास यहाँ 0.2 कूलम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डिस्टेंस कितना मूव करके गया 2 मीटर और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और वर्क डन कितना दिया 4। तो यहाँ से देखो 2 से 2 उड़ गया। अब अपने पास 0.2 है तो यहाँ से पॉइंट हटाओ 0 लगा दो, ये 40 आ गया तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन पर कूलम, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1994 में आया है, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ए मूवमेंट पी इज प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है, इसका मतलब है वो मूव नहीं कर रहा है। तो यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ ये है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है। इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। दिस इज़ रोटेटेड थ्रू ऑन एंगल थीटा, थीटा से इसको मूव कराया गया फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से कितना मूव कराया गया थीटा। द पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का इन फाइनल पोजीशन में, ये बात बतानी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अपने पास है पी ई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब हमें एक बात बता दी इन्होंने कि इतना थीटा मूव करा दिया। पहले 0 डिग्री एंगल था, ओके, फिर इन्होंने थीटा मूव करा दिया, ये थीटा मूव करा दिया। एंगल थीटा 1 कितना था 0 डिग्री, फिर बाद में कितना मूव कराया थीटा। तो बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 0 डाल देना है और आपका आंसर क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का पी ई कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस थीटा वैसे के वैसे रहेगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2002 में आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सम चार्ज इज़ बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए देन इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या रहता है, कंडक्टर है तो सरफेस से ऊपर चार्ज चला जाएगा तो सब जगह चार्ज पोटेंशियल क्या रहता है एक जैसा सेम रहता है, तो रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2012 में आया है, 2 मेटेलिक सफेयर्स ऑफ ए रेडियाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गिवन ए चार्ज दे दिया दोनों का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ़ द इज आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, जब इन दोनों को जोड़ने ओढ़ने का केस आएगा तो हमेशा याद रखना क्या चीज़ है, पोटेंशियल एक जैसी रहने वाली है। तो फाइनल चार्ज ऑन द बिगर सफ़ेयर कितना आएगा ये बात बतानी है। बड़े वाले सफ़ेयर पे कितना चार्ज आएगा ये बताना है। तो एक छोटा सफ़ेयर और एक बड़ा, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दिया गया एक तार से, ये तार बना दी मैंने। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। देखो नेट चार्ज तो हमेशा पहले की जैसा ही रहेगा, वो मिलके बनेगा Q1 Q2। ये फाइनल चार्ज मैंने ले लिया Q1 और Q2 इनके ऊपर, ठीक है। और जो है इसका नेट चार्ज बनेगा वो कितना है, एक का है -1 × 10 की पावर -1 × 10 की पावर -2 प्लस दूसरा मिला के कितना है 5 × 10 की पावर -2। अच्छा ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम सम करें तो ये आ जाता है 4 × 10 की पावर -2। ये Q1 और Q2 की वैल्यू मिल गई। अब हमने एक कंसेप्ट सीखा है कि भाई पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, कम है, यहाँ पे स्पेस बन गई है। हाँ, अब इनमें देखो पोटेंशियल सेम रहेगा, तब तक ये चार्ज को एक दूसरे को देते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को बराबर कर लेते हैं दोनों कंसेप्ट में, ठीक है। तो पहले वाले के ऊपर हमने छोटे वाले के ऊपर लेट किया चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय उसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी लिख दिया K Q2 और नीचे 3 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करेंगे ऊपर 100 चला जाएगा। अच्छा ये और ये उड़ जाएंगे, K से K उड़ जाएगा। अब Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इसका रेशो आ जाएगा 1/3। अब ये चीज़ हमें मिल गई है। अब उसने पूछा किसके बारे में था ये देख लेते हैं। उसने कहा फाइनल चार्ज बताना है और बड़े वाले सफ़ेयर के ऊपर बताना है, यानी कि बड़ा वाला हमने Q2 लिया है। तो अब हमने क्या करना है, Q2 को वहाँ पे वैल्यू Q1 की रिप्लेस कर देनी है। तो Q1 की वैल्यू आ जाती है 1/3 Q2। इस वाली वैल्यू को उठा के हम डाल देंगे जो अपनी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं, अब आंसर फटाफट निकल जाएगा। तो आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे 4 × 10 की पावर -2 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है 1/3 Q2 इंटू प्लस का साइन है, सॉरी, प्लस यहाँ पे Q2। अब एलसीएम लेंगे तो ये अगली लाइन में यहीं पे छोटा सा इधर ही लिख देता हूँ, 4 × 10 की पावर -2। ये एलसीएम गया तो ऊपर आ गया 3 1 4 4/3 और यहाँ पे Q2। अब देखो 4 से 4 उड़ गया तो ये ऊपर आ जाता है 3 × 10 की पावर -2, यानी Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 10 की पावर -2। बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 1995 में आया है। 2 मेटेलिक सफ़ेयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज भी दिया हुआ है।
अगला इसको फिर से कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ा गया है और फाइनल चार्ज ऑन द सफेयर क्या होगा। बिल्कुल डिट्टो पिछला वाला क्वेश्चन है, वैसा ही कि वैसा ही होगा। एक बार जल्दी जल्दी से फिर भी देख लेते हैं। नेट चार्ज कितना बनेगा, पहले तो नेट चार्ज Q1 + Q2 की वजह से नेट चार्ज पहला करना होता है हमें केस। अब देखो 5 है और इधर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 5 और 1 मिला के कितना हो गया 6 × 10⁻⁻2 कूलम नेट चार्ज Q1 + Q2। सेम पोटेंशियल दोनों का बराबर करेंगे। पोटेंशियल बराबर किया तो भाई पहले वाले के ऊपर लेट कर लिया चार्ज Q1 और रेडियस उसका कितना है 1 सेंटीमीटर, वो फिर से ऊपर 100 जाएगा, कट जाएगा, = K Q2 और ये आ जाएगा अपना 100 नीचे आ जाएगा, फिर से इसका रेडियस कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 100 से 100 उड़ गया, K से K उड़ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अगली लाइन में Q1/Q2 का रेशो निकाल लेते हैं। अब इस वाले केस में पूछा है फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर सफेयर, छोटे वाले का अपना हमने लेट किया है Q1, तो यानी Q1 की फॉर्म में हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इधर से ऊपर भेज दिया और ये Q2 अपना इधर आ गया, तो Q2 की वैल्यू आ गई भाई ट्वाइस ऑफ Q1। अब इसको उठा के इस वाले में डाल देंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पे डाला तो ये आ गया 6 × 10⁻⁻2 = 2Q1 + Q1। ये वाला Q1 है और एक Q2 की जगह पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना 3Q1 और इसको अगर हम 3 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 Q1 की वैल्यू, तो यानी कि इसका आंसर है 2 यानी डी आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2018 में आया है और थ्योरेटिकल है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C है, ठीक है, हैविंग ए चार्ज Q है एंड एरिया A। तो उसके बीच में बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा अगर कैपेसिटेंस उसकी C है और चार्ज उसका A है और एरिया A है, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस = ε0 A/d, ठीक, ये वाला होता है। अब हमें इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इसमें हमेशा कैसे निकालते हैं, वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो यहाँ पे W है, वर्क डन है, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना होता है ½ CV का स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे फोर्स निकालना है मुझे और यहाँ पे D है, तो D रख दिया। अब हमने इसको क्या किया, ½ और D नीचे भेज दिया, ठीक है, और ये आ गया CV का स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। अब हम देख लेते हैं कि वो कह रहा है फोर्स अगर कैपेसिटेंस वगैरह की वैल्यू दी है तो वो सब हम वैल्यू डाल देते हैं, और पोटेंशियल तो दिया नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, पोटेंशियल नहीं दिया, चार्ज दिया है, तो आपको यहाँ पे V को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो V की वैल्यू हम कितना डाल सकते हैं, Q = होता है CV, तो अगर हम इसको नीचे लाएँ तो ये आ जाता है Q/C = V। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं अपना ये वाला जो है, रिप्लेस कर दिया Q/C से, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, जगह कम है। हाँ, अब देखो फटाफट इसको, तो ये हमने इतना बना लिया था फार्मूला। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो ½ लिख दिया, C यहाँ पे रहेगा और इनटू उसकी जगह लिख दिया Q का स्क्वायर / C का स्क्वायर और नीचे D भी है, और यहाँ पे अगला फोर्स आ गया है। अब देखो C से एक C कट गया, 1/2, नीचे D भी है। अब D की हाँ ऐसे रखने दिया और Q का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटेंस यहाँ पे C तो एक बचा होगा, 2 कट गए तो 1 तो बचा होगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है ε0 A/d, ठीक है। यहाँ से D से D उड़ गया तो फोर्स आ गया, तो अपना फोर्स आया 1/2 Q का स्क्वायर / ε0 A, ये आ गया आंसर। तो अब इसमें देखो डिस्टेंस कहीं नहीं आया है, यानी कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर। तो इसमें कहीं हमें डिस्टेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो पहला लिखा है इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दिस इज़ करेक्ट आंसर। बाकी जो अगला लिखा है लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के, तो उसमें है ही नहीं कोई लेना देना। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, ये भी गलत है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन अगला है जो 2005 में आया है। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटी C, डिस्टेंस जो है सेपरेशन दिया हुआ है बिटवीन द प्लेट्स इज़ D, ठीक है, कैपेसिटेंस दिया है और वो भी दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V दिया हुआ है, इज़ अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कितना होगा इन एयर में, ठीक है, बहुत आसान है। देखो ऊपर हमने निकाला, वहीं से यूज़ करने वाले हैं। अभी हमने डेराइव किया था फार्मूला ये वाला फोर्स का, फोर्स = क्या था, ½ CV का स्क्वायर / D, तो हमने बस वही आंसर यहाँ पे लिख देना है, फोर्स = ½ CV का स्क्वायर / D, दिस इज़ ए करेक्ट आंसर। तो आंसर देख लो कौन सा है, D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2006 में आया ये क्वेश्चन।
पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट से हमने चार्ज किया गया है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी, जो बैटरी थी उसको हटा दिया गया, ठीक है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मान लो ग्लव्स वगैरह पहने थे, उसके थ्रू हमने इंक्रीज़ कर दिया। पहले प्लेट के बीच में डिस्टेंस D था, इनके बीच में D था, अब हमने इसको बढ़ा दिया, अब ये कुछ D ज़्यादा ही हो गया, अब इसको X लिख दिया, इंसुलेटिंग हैंड से पकड़ा और दूर कर दिया। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैटरी जुड़ी होती, अगर बैटरी कनेक्टेड होती, यहाँ पे बैटरी के सामने मैंने टिक लगा दिया, इसका मतलब कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड होती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है तो कांस्टेंट, और यहाँ पे बैटरी क्या है, रिमूव्ड, बैटरी जो है रिमूव्ड कर दी गई है, क्रॉस का साइन रिमूव कर दी गई, तो इस केस में अब चेंज करेगा, वेरिएबल होगा। अब वो किस तरह से होगा, तो अब अगर बैटरी अगर हटा दिया जाए तो उस केस में एक ही चीज़ कांस्टेंट होती है, उसका नाम याद रखना है चार्ज। तो अपना फार्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू CV। अब तो ये कांस्टेंट रहना है, यानी इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए चाहे जो हो। तो आपको पता है अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते हो, अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, घट जाती है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, A/D। अगर आपने D बढ़ा दिया तो ये तो घट गया ना, अगर ये चीज़ घट गई तो इसको 100% क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो आंसर कौन सा है, A इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2020 में आया है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, ठीक है, एज ए मीडियम, और एयर है तो उसमें कैपेसिटेंस उसकी है 6 माइक्रोफैरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया जिसकी वजह से कैपेसिटेंस हो गई 30 माइक्रोफैरेड। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितना होगा ये बताना है। तो भाई कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस जो न्यू वाला होता है वो K टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, जो भी मीडियम आता है उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में हवा में जो है दिया था उसने 6, और K की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और आपको जो ये फाइनली बन गया था वो बन गया था 30 माइक्रोफैरेड है, दोनों तरफ तो कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 5, K की वैल्यू 5 आ गई। अब उसने बोला है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बताओ। अब ये आपने निकाला डाइलेक्ट्रिक, तो ये परमिटिविटी के किस तरह से रिलेशन है, एप्सिलॉन नॉट यानी एयर में कितना था और मीडियम में कितना है उस वाले में, तो ये वाली चीज़ निकालनी है। तो अब आपको क्या करना है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या बनता है, K की वैल्यू आपने 5 निकाली है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में भी दी है और ऐसे भी याद होती है बच्चों को, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8.40 यानी कि 0.8, हाँ, यानी 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -12। अगर इस पावर को यहाँ पे पॉइंट में लेके आऊँ तो 2 पावर और घटा दूँ तो 10 की पावर -10 यानी 0.4 के करीब कुछ आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखो पावर 10 होना चाहिए और 0.44 यानी C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा समझते हैं। 2 थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है K1 और K2। अगर उनका साइज़ वगैरह थिकनेस वगैरह के बारे में नहीं बताया तो हम एक जैसा मान लेते हैं। पहले तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि K2 जो है यानी कि जो सेकंड वाला है यहाँ पे K2, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं, और K1 की वैल्यू कम है, ठीक है। इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज सोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बिटवीन द प्लेट्स, जब उनके बीच में डिस्टेंस अगर D है प्लेट के बीच में तो बहुत बढ़िया है सवाल। अच्छा एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज़्यादा होगा तो उस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर ये प्लेट पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी सरफेस पे इधर वाली साइड नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर वाली सरफेस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। अब इसमें देखो ये K2 की वैल्यू ज़्यादा थी और ज़्यादा इंड्यूस्ड करेगा, यानी इसकी लाइन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबी बना दी है। तो इसमें अब ग्राफ के वेरिएशन को बताना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डिस्टेंस के बीच में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो इधर से, तो वो कैसा ग्राफ बनना चाहिए ये बताना है। तो हम यहाँ पे अपना खुद का बनाते हैं, फिर उससे मैच करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में मैक्सिमम रही होगी क्योंकि हवा है, फिर उसके बाद मीडियम आया तो इंड्यूस्ड की वजह से वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया, नीचे आ गया। फिर उसके बाद हवा आई तो फिर से उसी के जैसा पहुँच गया, फिर से ठीक है। फिर उसके बाद एक मीडियम फिर से आया यहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा नीचे गिर गया क्योंकि इसकी वैल्यू और ज़्यादा है, और फिर से हवा आई तो फिर से वो सेम पॉइंट पे पहुंच गया। तो कुछ इस तरह से ग्राफ होना चाहिए जिसमें पहले एक थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है और फिर उसका बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ और फिर से कांस्टेंट। तो इस तरह का ग्राफ देखते हैं। इसमें तो दोनों ऊपर हैं तो ये तो पहले ही उड़ गया। इस वाले केस में पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, भाई बढ़ नहीं सकता, घटना ही चाहिए। तो ये वाला देखो एक नीचे गया और वो एक उससे भी ज़्यादा गया नीचे, तो ये करेक्ट आंसर C है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू पैरेलल, और 2010 में आया है, दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं हैविंग चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, फेस ईच अदर, ठीक है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन ए कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल के अंदर अगर डाल दिया जाएगा प्लेट्स को तो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। यार सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस इनके बारे में बात करें, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम की वजह से इंड्यूस्ड वाली आएगी और नेट इधर जा रही थी, तो नेट आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो 1999 में आया है। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर बोलो या कैपेसिटर एक ही बात है, विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के दिया हुआ है, हैज़ कैपेसिटेंस, जब डाइलेक्ट्रिक था तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी थी, ठीक है। इफ़ द ऑयल इज़ रिमूव्ड, यानी कि इस तरह कह रहे हैं कि सी थी कब, जब उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो यानी इनिशियल में हम 1 ले लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है, अगर हम ऑयल को रिमूव कर दें तो कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, यानी C1 की वैल्यू कितनी होगी। तो K की वैल्यू 2 दी है, तो यानी कि 2 डालेंगे तो नीचे भेज देंगे, तो यानी C1 की वैल्यू आपकी C/2 हो जाएगी, यानी D इज़ करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2016 में आया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 Q2 K3 K4 ऐसा करके दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में। क्या ध्यान रखना है भाई, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया जैसे ए था A/3 में डिवाइड हुआ, अगर एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस जैसे पूरा D था और ये डिस्टेंस डिवाइड हो गया तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा तीनों का, और इसके साथ ये किस में है, सीरीज़ में है। तो बस यहाँ से आपको क्वेश्चन को पहले पहचानना आना चाहिए। तो पहले हम ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को बना लेते हैं एक डायग्राम में छोटा सा। ये आ गया, ये आ गए 3 कैपेसिटर जैसे, ठीक है, इसके साथ ये बना दिया, और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन ये चौथे वाला आ गया K4 वाला। तो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये अपना नाम दे देते हैं K1 K2 K3 और वो K4। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। तो इसका आंसर बहुत सिंपल से जाएगा। कैसे, अब हम लिखेंगे सी नेट, जैसे तीनों पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड होते हैं, तो C1 C2 और C3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A/3, 3 लगा दिया, डिस्टेंस देखो कितना हो गया था D/2, ठीक है, D/2 डाल दिया, ओके। अब अगले वाले में आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 और D/2, ये भी आ गया। अगला K3 आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू D/2 आ जाएगा। अच्छा ये आ गया। सी नेट का क्या लिखोगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ आगे लिख दिया, और K नेट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय D। अब अच्छा देखो A एप्सिलॉन नॉट सबसे उड़ा दो, काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया। अच्छा D से सब उड़ जाएंगे, D से भी उड़ गए, ठीक है। अब ये 2 जो है इसका ऊपर भेज दो, तो K नेट जो अपना बना यहाँ पे 2 सबका ऊपर चला गया, और K1 2/3 कॉमन ही कर लो सब में, ठीक है, K1 + K2 + K3 बन गया, ये बन गया इस कॉम्बिनेशन से। अगला अब हम पहले उसका निकाल लेते हैं कि यानी C4 वाले की वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/A एरिया वहाँ पे है, और D यहाँ पे डिस्टेंस D/2 हो गया है, और K4 सामने वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी सेम उसी तरह लिखो, यहाँ पे K डैश या K4 ही लिख दो, इसको K डैश लिख देता हूँ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A/D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K4 डिवाइडेड बाय D/2, तो यानी 2 ऊपर चला जाएगा, D ऐसे, तो ये चीज़ कट गई, काट दिया, ओके। अब अपना ये K डैश आ गया है ट्वाइस ऑफ K4, और इधर से हमने जो K नेट निकाला था उसका ये आ गया है। अब इसको बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही लेकर चलना है और सॉल्व कर देना है कि भाई दोनों सीरीज़ में, यानी एक नेट ये वाला जो बना था और एक ये जो K नेट बना है यहाँ पे, और एक K4 वाला, इन दोनों को सीरीज़ की कॉम्बिनेशन में सॉल्व करो तो K नेट जो अपना आ जाएगा, ऐसे लिखना है। तो इस वाले की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने निकाली है 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ऊपर चला जाएगा 3, K1 K2 और ये आ जाएगा K3 प्लस, अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी K4 की वो ट्वाइस ऑफ K4 है। अच्छा देखो ये 2 है, दोनों में कॉमन करके ऊपर भेज दो, तो कॉमन करके ऊपर भेज दिया, ट्वाइस ऑफ K नेट 3/K1 + K2 + K3 और ये प्लस K4,
इस तरह का आंसर देखते हैं कोई है तो। आंसर हाँ मिल गया आंसर, आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2009 में आया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, 3 कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है, हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। ब्रेक डाउन वोल्टेज उनका वी है, आर ज्वाइंट इन ए सीरीज़। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की। अच्छा यार, सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इसमें हमें पता है अपान में ऐड करना है, तो सी नेट तो सीधा बच्चों को याद आ जाएगा भाई, उल्टा कर देंगे C/3 आ जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन मिल गए C/3 वाले, पहले 2 तो सीधा नेगलेक्ट हो गए। अगला, अब इसमें कह रहा है ब्रेक डाउन वोल्टेज। अच्छा एक बात बताओ, सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है, चार्ज सेम रहेगा, तो मैं चार्ज को क्या करूँगा, दोनों तरफ बराबर कर लूँगा। पहले वाले का चार्ज और इनिशियल वाले का चार्ज एक जैसा रहेगा, और वो पहले वाले का है C इंटू वी, Q इक्वल टू CV। अगले वाले में कितना आ जाएगा, C नेट कितना है, C/3 इंटू वी डैश। ये C से C उड़ गया, ऊपर भेज दिया तो थ्राइस ऑफ V और V डैश आ गया। यानी कि वोल्टेज जो है 3 गुना चाहिए अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो आंसर आ गया बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 आपको कैपेसिटर दिए हुए हैं, हर एक की कैपेसिटी है, जैसे 1 है तो 1C और 2C और 3C और 4C, ये कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रेशो ऑफ द चार्ज C2 और C4 का बताना है। C2 ये अपना वाला है, C4 ये वाला। एक बात बताओ, इसमें पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे V है तो इस कॉम्बिनेशन में भी पूरा पैरेलल में है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी V ही होगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो बस चार्ज निकालने में तो कुछ भी नहीं है। तो पहले इस कॉम्बिनेशन के थ्रू चार्ज निकालो यहाँ पे, और उससे पहले आपका C नेट निकलना पड़ेगा। तो 3 2 1, ये तीनों के तीनों सीरीज़ में है, क्योंकि इस रास्ते से आपको जाना है। तो अगर तीनों के तीनों आपके सीरीज़ में आ जाएंगे ऐसे, तो आप सीरीज़ में सॉल्व करो, तो सीरीज़ में हमें पता है अपान में ऐड करना पड़ता है। तो C नेट कैसे आ जाएगा, 1/2C 1/3C और 1/C ये है। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका एलसीएम आ जाता है 3 2 6 C, और ऊपर आ जाता है 3 6 और 2 हाँ 11। तो आपका जो C नेट ऊपर आया कॉम्बिनेशन से वो 6C डिवाइडेड बाय 11। अच्छा कैपेसिटेंस पता चल गई, अब कैपेसिटेंस पता चल गई तो चार्ज भी निकल जाएगा। तो चार्ज कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, थोड़ा सा हल्का कलर यूज करते हैं, Q इक्वल टू CV। C नेट आपका आया 6C डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू V, ये चार्ज आ गया। अब हमें चार्ज का रेशो पूछा है किसके अक्रॉस, एक 2 वाले के अक्रॉस चाहिए और एक चाहिए अपने को 4 वाले के। तो भाई बहुत सिंपल है, ये जितना चार्ज इस वाले सर्किट में रहेगा टोटल यहाँ से, वो पूरा सबको मिलेगा, C3 को भी, C2 को भी और C1 को, सबको बराबर मिलेगा। तो रेशो में सिंपल हो गया C2/C4। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे चार्ज का रेशो निकलना था, हाँ चार्ज का लिख दिया मैंने। चार्ज का रेशो आ गया Q2 के अक्रॉस और Q4 के। तो CV, Q इक्वल टू CV। तो अपना ये कैपेसिटेंस है 6C/11 चार्ज वगैरह के साथ। नीचे वाले का डाल दिया, नीचे वाले का Q इक्वल टू CV, यानी कि चार्ज उसकी आ जाएगी, कैपेसिटेंस उसकी है 4 इंटू V, और ये C, एक C से C उड़ गया, ये से ये उड़ गया। अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 6/11 और इंटू 1/4, यहाँ से काटा ये 3 आ गया, यहाँ से काटा ये 2 आ गया, तो कितना आ गया 3/22, 3/22। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोकूलम आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसकी 4 आनी चाहिए। तो इसको कैसे जोड़ा जाए, तो पहले आप सोचना स्टार्ट करो। अगर सबको तीनों के तीनों को अगर आप सीरीज़ में जोड़ते हो, तो सीरीज़ में जोड़ते हो तो सबकी 4 कैपेसिटेंस है, तो आंसर आ जाता है आपका 4/3। तो ये तो आंसर आपका सूट नहीं कर रहा है। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं, इस तरह से अगर जोड़ दिया जाए, इस तरह से कितना आ जाएगा, 4 और 4 और ये भी 4। देखो 4 और 4 इसको अपान में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि मैंने बताया अगर सेम है तो उल्टा बोलो 2, और ये उसके साथ पैरेलल में है तो इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये 6। तो यानी कि आंसर क्या आता है, 2 सीरीज़ में और 1 पैरेलल में, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज़ एंड 1 इन पैरेलल, यानी सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए कैपेसिटर आप कैपेसिटी जो है C1 है, इस चार्ज अप टू ए V वोल्ट के साथ किया गया और कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल टू अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटी C2 थी। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। तो देखो इस केस में चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो नेट चार्ज तो अभी भी वही रहेगा Q1 + Q2 को मिला के। अच्छा
तो यहाँ पे अपना न्यू पोटेंशियल आने वाला है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी यानी सी नेट प्लस सी वी यानी कॉमन पोटेंशियल V आ गया। ठीक है, अपना दूसरा वाला जो था अनचार्ज था, तो यानी जीरो पोटेंशियल उसके ऊपर चार्ज होगा, और पहले वाले के ऊपर था Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये यानी कि ये आ गया। अब नेट यानी कि दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है, पैरेलल में आपको पता है इसमें डायरेक्टली ऐड कर लिया जाता है। अगर डायरेक्टली ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आता है, C1 प्लस C2, तो यहाँ पे आ जाएगा सी नेट C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू CV1, ऐसे लिख दो। तो अपना आंसर जो आ जाता है कॉमन पोटेंशियल का C1 और V जो स्टार्टिंग के पोटेंशियल से चार्ज किया था, इसका V डैश लिख लो कॉमन का, और नीचे आ गया C1 प्लस C2, तो आंसर इज दिस। तो यानी कि C1 आपका आंसर आएगा, C1 V अपान C1 प्लस C2, 2002 का सवाल जिसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे 1999 में ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कभी भी 5 कैपेसिटेंस आ रहे हैं तो समझ जाओ तुम्हारे दिमाग में कि व्हीट स्टोन ब्रिज का केस आने वाला है। यहाँ पे 5 हैं और पाँचों की वैल्यू देखो 6 हैं, इसमें से एक चौथे की, हाँ मतलब फिफ्थ वाले की 20 है। तो ये अपना व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें 20 वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 2 कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, अपना व्हीट स्टोन ब्रिज बना लो। ठीक है, ऐसे अब आपका जो आंसर आता है वो सीधा सीधा नेट इफेक्टिव आ जाएगा। नेट इफेक्टिव कितना बन जाएगा, सबकी वैल्यू 6 है, तो इन दोनों को पहले ऐड किया सीरीज़ में तो ये आ जाएगा 3, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 3। कैसे ऐड करते हैं, वही 1/6 वाला हिसाब किताब। ठीक है, और 3 आ गया। अब इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो 3 कितना होता है 6, तो आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बढ़िया सवाल 2019 में आया है। ठीक है, कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर है C1 और C2 और इक्वल कैपेसिटेंस, यानी कि दोनों की वैल्यू CC है, एक जैसे है ना, तो CC ये ले लो, C1 और C2 किसके बराबर कर दो, C के बराबर। ठीक है, एज सोन इन द सर्किट टर्मिनल A और B हैं आर की तरह काम कर रहे हैं, कनेक्टेड चार्ज कर रहे हैं C1 को चार्ज किया इधर से बैटरी V लगा के, तो ये चार्ज हो गया। ठीक है, V वोल्ट के साथ। नाउ डिस्कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया यहाँ से और इसको C से जोड़ दिया गया, BC। अब इसको चार्ज किया गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये C1 को फुल चार्ज कर रहे हैं, फिर इसके थ्रू जब ये चार्ज हो जाता है तो इसके थ्रू इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। पहले तो जब इसको चार्ज किया था तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी हुई ये तो पता होना चाहिए पहले, तो एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी इसकी स्टोर हो गई पहले केस में। अब जब इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे के साथ जोड़ा गया तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस केस में हमें एक कंसेप्ट याद रखना है भाई, कि जब ये दोनों पैरेलल में लग जाएंगे तो इस केस का हमेशा एक ये आ जाता है कि ये दोनों सीरीज़ के जैसा बिहेव करने लगते हैं, और इसका सीरीज़ का कॉम्बिनेशन यानी C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा, और इसके साथ इनिशियल का पोटेंशियल -0 यानी उसका फाइनल तो 0 था का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे गेम बनता है, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा स्पेस हो गया है अपने पास, चलो आगे करते हैं। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो इस केस में आएगा 1/2, दोनों की कैपेसिटेंस एक जैसी है तो C का स्क्वायर बन जाएगा और C प्लस C 2C बन जाएगा और इंटू V का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये आ गया। अब देखो एक C से C उड़ गया, 1/2 आ गया और अंदर भी 1/2 है CV का स्क्वायर। अब देखो इनिशियल में एनर्जी आपके पास थी हाफ CV का स्क्वायर, तो यहाँ पे अब फाइनल जो आपकी एनर्जी आई है U फाइनल हाफ ऑफ U इनिशियल, यानी कि पहले से आधा हो गया है, तो यानी एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई 50% और लॉस कितना हुआ 50%। तो आंसर क्या आ जाएगा, C इज़ करेक्ट आंसर, यानी 50% इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2017 में ये सवाल आया है, ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। ठीक है, बैटरी इज़ रिमूव्ड, बैटरी को रिमूव किया, इस बात को अच्छे से हाईलाइट करो, बैटरी को क्या कर दिया गया, रिमूव। बैटरी रिमूव हो गया, इसका मतलब है कि अब भाई पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा और क्या चीज़ सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगी, ये चीज़ सेम रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंट। अगला क्या लाइन में लिखा है, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ये तो वही है पुराना ऊपर वाला कंसेप्ट कि भैया चार्ज वाले से डिस्चार्ज वाले को दूसरे वाले के साथ लगाओगे और सेम कैपेसिटेंस है तो एनर्जी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, वो भी कितने फैक्टर से, 2 गुना से, यानी डिक्रीज बाय द फैक्टर 2। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है अपना थ्योरेटिकल है और 2015 में आया है।
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें एयर है, ठीक है, आप कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, इस कनेक्टेड टू ए ईएमएफ ऑफ ए बैटरी जिसकी दी हुई है बैटरी की वैल्यू वी। अगला एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी है, जब डिसकनेक्टेड का वर्ड, डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट, बैटरी से हटा दिया गया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया। अब बैटरी का हटाने का मतलब क्या है, यहाँ पे बैटरी हटाने का मतलब है कि चार्ज जो है सेम रहेगा, इस बात को आप बार बार रिपीट करते रहें, लिखते रहें, और वी क्या रहेगा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक डाला है तो भाई कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो अब इसके बारे में बताओ कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, नहीं इनकरेक्ट निकालना है, इनकरेक्ट कौन सा ये बताना है। तो भाई पहला केस हम देख लेते हैं क्या क्या हम समझे इस वाली चीज़ से। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स इनिशियल के, ठीक है। अब हमें एक बात पता चली, चार्ज तो सेम रहने वाला है, तो Q इज इक्वल टू सी वी के मुताबिक अगर कैपेसिटेंस बढ़ा है तो इस चीज़ को जो है घटना पड़ेगा यहाँ पे सेम चीज़ लाने के लिए, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल जो पोटेंशियल आएगा V बाई के हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेन देन होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ सी वी का स्क्वायर, यानी के सी आ जाएगा न्यू वाला, और V यानी कि V बाई के का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हो तो आपका हाफ यहाँ पे के से के उड़ जाएगा और सी भी रहेगा, तो यानी सी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टाइम्स आ जाएगा, ये आपकी फाइनल। तो इनिशियल कितनी एनर्जी थी, इनिशियल तो हाफ सी वी का स्क्वायर था, हाफ सी वी का स्क्वायर। अब चेंज इन एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये दोनों का डिफरेंस, हाफ सी वी तो दोनों में है, इसमें के का फैक्टर है, बाकी कुछ नहीं, तो हाफ सी वी का स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है ना, 1/k फाइनल है, -1 आ जाएगा। तो ये एनर्जी आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज भी हो जाएगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला आंसर लिखा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आएगा हाफ सी वी का स्क्वायर 1/k -1, ये करेक्ट आंसर है। अगला द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ नॉट कंजर्व, ये तो गलत बात है ना भाई, चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, ये तो गलत है। अगला क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज बाय के टाइम्स, हाँ अभी हमने पढ़ा था के टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बिल्कुल सही है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीज बाय के टाइम्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है 12 में रिपीट हुआ है, 11 में भी आया, 8 में भी आया, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ डी है एंड एरिया जो है प्लेट का ए है, तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी ये बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम फटाफट लगा देते हैं। एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी का स्क्वायर, एनर्जी हो जाता है हाफ सी वी का स्क्वायर। अब इधर देखो वी वगैरह तो कुछ नहीं है, तो बस इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने रिप्लेस कर देना है। कैपेसिटेंस भी नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख दिया, और वी की स्क्वायर की जगह लिख दिया ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, नहीं ई का स्क्वायर नहीं आएगा, उल्टा मल्टीप्लाई करना था, हाँ ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि आपको एक रिलेशन याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ई डी का स्क्वायर आ जाएगा, ई डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपना सॉल्व हो गया, एक डी से डी यहाँ उड़ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए और ई का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में डी भी आ जाएगा, और नीचे 2 तो है ही है। तो आंसर कौन सा चला जाता है, सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आया है 2010 में। ए सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, सीरीज़ में कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम सीधा बोल सकते हैं C/N1 इसका नेट आने वाला है, ठीक है। ईच वैल्यू ऑफ C1, ठीक है, इस चार्ज बाय सोर्स ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस 4V से इसको चार्ज किया गया। अच्छा, अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर का, अब N2 में आपका N2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C2 है, ठीक है, तो यानी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस चार्ज बाय सोर्स ऑफ ए पोटेंशियल V से चार्ज किया गया, इट हैज़ द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, अब इसकी एनर्जी कह रहे हैं दोनों में सेम है एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तो बताना C2 और C1 की टर्म्स में क्या आंसर आएगा, C2 की वैल्यू, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आपका फार्मूला याद होना चाहिए, हाफ सी वी का स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। सी नेट पहले ये हम कर रहे हैं अपना सीरीज़ का कॉम्बिनेशन एस लिख दिया है, तो सीरीज़ में आपका नेट कैपेसिटेंस आया था C डिवाइडेड बाय N1, और यहाँ पे C1 है, इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना है यहाँ पे 4 वोल्ट है, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ जाएगा, और वी का स्क्वायर वैसे कि वैसे रहा, ये पहला। दूसरा आपका जो कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वो हाफ C2, और यहाँ पे मैंने बोला था N2 आगे आ रहा था, ये देखो मल्टीप्लाई में N2 टाइम्स, ओके, और यहाँ पे V वोल्टेज से इसको चार्ज किया, वी स्क्वायर, ये दूसरा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों एनर्जी बराबर हैं, तो बराबर कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा हाफ C1 N1 इंटू 16 वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
N2C2V का स्क्वायर, ये V स्क्वायर, ये V स्क्वायर कट गया, अगला पेन दूसरा ले लेते हैं, ये हाफ हाफ उड़ गया। अब अपने यहाँ कह रहा था C2 की वैल्यू बताओ, तो C2 यहीं पर रखो, तो जो आंसर आ जाता है वो फटाफट पड़ गया C1/N1, और ये नीचे N2 भी आ जाएगा, और ये 16 तो यहाँ से पहले से है, और ये आपका आंसर आ गया C2 का 16 C1/N1, और 16 ये आपका D करेक्ट आंसर है, D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2007 में आया है। 2 कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही बात है, वन ऑफ कैपेसिटी C है एंड अनदर जो है C/2 है, आर कनेक्टेड टू V बोल्ट के साथ, बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो सोन इन द फिगर द वर्क डन इन ए चार्जिंग फुल्ली बोथ द कैपेसिटर, दोनों को कितना चार्ज करने में वर्क करना पड़ेगा ये बताना है, फुल चार्ज करने में। तो हाफ CV का स्क्वायर और नेट कॉम्बिनेशन में देखो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो बस आंसर खत्म है। इसका आ जाएगा हाफ CV का स्क्वायर प्लस हाफ C/2 और V का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में हाफ CV तो कॉमन आ जाएगा, हाफ CV मैंने कॉमन कर लिया, अंदर CV का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2, तो यानी कि आ गया 3/2 CV का स्क्वायर यहाँ पे, और एक 1/2 तो बाहर ही है, तो और अगर सॉल्व करो तो ये 2 दूनी 4 आ जाता है, तो यानी आंसर आ जाता है 3/4 CV का स्क्वायर। आंसर B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है 2001 में आया हुआ सवाल, और बढ़िया सवाल है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मार्क कर दो। कैपेसिटर हैविंग एरिया A है एंड सेपरेशन D है, केप्ट पोटेंशियल डिफरेंस V रखा गया है, तो इसमें क्या होगा। तो एनर्जी जो होती है स्टोर्ड U = हाफ CV का स्क्वायर, आपको बेसिक फार्मूला पता है, ठीक है, इसी से हम चेंज करेंगे CV का स्क्वायर। कैपेसिटेंस की वैल्यू कहीं नहीं दी गई, तो इसका मतलब हमें ε0 A/D यूज़ करना चाहिए, ε0 A/D यूज़ कर लिया, और यहाँ पे पोटेंशियल का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि एनर्जी पर वॉल्यूम बताना है, तो एनर्जी पर वॉल्यूम का मतलब हो गया एरिया और इनटू लेंथ, अगर मैं D यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाता है वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे फिर से दूसरा कलर देखो, वॉल्यूम बन जाएगा। अब इस वॉल्यूम को मैं नीचे कर दूँ तो U/V कर दूंगा, पर वॉल्यूम 1/2 ε0, और नीचे देखो D से मल्टीप्लाई किया था, D स्क्वायर हो जाएगा और V का स्क्वायर। तो इस तरह का ऑप्शन देखो कोई है तो देख लो, वही आंसर है। हाँ, ये आपका पहला ही आंसर है, तो ये A इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2000 में आया है ये, एक कैपेसिटर है, इज चार्ज विद ए बैटरी एंड एनर्जी जो है U आ गया, ठीक है। आफ्टर डिसकनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटी, ये हम इस तरह का कर चुके हैं। कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है, पहले वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर में कितना कितना आ जाएगा ये बताना है। देखो इस केस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लो एनर्जी पहले U थी, वो वैल्यू थी हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप पैरेलल में जोड़ते हो ना, तो ये एक तरह से ऐसे इस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया इस वाले के साथ। बैटरी हटा दिया था कि नहीं, हाँ डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट होती है भाई पढ़ना, ठीक है। अगला, अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या है अगला। अब यहाँ पे फाइनल जो एनर्जी आएगा कैपेसिटेंस, देखो C/C आ जाएगा, C1 C2 लिखते हैं फार्मूले में, और नीचे ट्वाइस ऑफ C आ जाएगा, C1 + C2 × V का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ से एक C कट गया, और ये एनर्जी जो है पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, ये हाफ CV का स्क्वायर बचेगा, आधा हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी आएगी इसकी वो कितनी, मतलब हमारे पास आ गई है अभी जो हमने सॉल्व किया, तो वो आया U/2 इनिशियल का टोटल एनर्जी आया फाइनली। अब हम देखेंगे कि भाई ईच कैपेसिटर में कितना कितना स्टोर हुआ है, तो यानी 2 कैपेसिटेंस हैं, अगर टोटल आपके पास इतना है तो बराबर बराबर दोनों को मिलेगी, तो इसमें से हम क्या करें, दोनों को आधा आधा हिस्सा और आधा कर दें उसका, तो वो कितना आ जाता है U/4, यानी ईच कैपेसिटर में आया U/4 और इसमें भी U/4, टोटल कितनी है इतना। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, यानी U/4, यानी B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1996 में आया, अब इसके बारे में देख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटी C है एंड पोटेंशियल एनर्जी V है, इज गिवन बाय एनर्जी सिंपल हाफ CV का स्क्वायर, तो आंसर D इज़ करेक्ट आंसर। तो एक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। 2 हॉलो कंडक्टिंग सफेयर्स ऑफ रेडियाई R1 R2 दिया हुआ है, हैव इक्वल चार्ज, चार्ज बराबर है, पोटेंशियल क्या होगा। तो भाई एक सिंपल सी बात है, चार्ज बराबर है तो पोटेंशियल क्या होगा देख लेते हैं। V क्या होता है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R,
पोटेंशियल क्या होता है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज क्योंकि सेम है तो हम इस केस में क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल किसका होगा, स्मॉलर वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही था। तो आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल सा 2023 में आया ये, ठीक है, इस बार का। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो कॉम्बिनेशन में क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, 3, और ये तीनों दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमें पता है डायरेक्ट ऐड करते हैं तो ये 6 आ गया, और ये कितना है, 3। अब इसके साथ ये किस में कॉम्बिनेशन में आ गया, सीरीज़ में। तो 1/3 + 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 2 + 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके उल्टा करके 6/3। तो आंसर 2 यानी कि 3 इज़ करेक्ट आंसर। तो ये आपका ताबड़तोड़ PYQ सीरीज़ TT और P लिख दिया मैंने, ताबड़तोड़ PYQ सीरीज़ का सेकेंड चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट आपका वीडियो जो है अगला आने वाला है, बस आप तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें और रिवाइज़ करते रहें। सबसे बड़ी बात है रिवीजन। एक बारी से क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस मारें। थैंक यू।